कैसे आज़ादी के 28 साल बाद सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य बनाया गया। कैसे नामग्याल डायनेस्टी जिसने 333 साल तक सिक्किम पर राज किया था उसका 1975 में अंत हुआ। 1947 में सरदार पटेल ने अन्य रियासतों की तरह सिक्किम को भी पूर्ण राज्य बनाने को कहा, पर इस पर में नेहरू का मत कुछ अलग था। उनका मानना था कि अगर हमने सिक्किम को अगर भारत में मिलाया तो कहीं चाइना तिब्बत पर कब्जा न कर ले। साल था 1950। उस समय सिक्किम के राजा थे तासी नामग्याल। उन्हें बताता है कि हमें भारत का साथ लेना पड़ेगा, नहीं तो चाइना हमें कब्जा कर लेगा। तो इसी बीच इंडियन गवर्नमेंट और सिक्किम के राजा तासी नामग्याल के बीच में एक ट्रीटी होती है। इस ट्रीटी के साथ सिक्किम भारत का एक प्रोटेक्टरेट स्टेट बन गया, जिसमें भारत एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस संबंधी सारे मामले भारत के पास रहेंगे। इंटरनल मैटर्स हैं वो सब नामग्याल के हाथ में रहेंगे। 1962 इंडो चाइना वॉर होती है, जिसमें भारत के सभी बॉर्डरिंग स्टेट में आर्मी की प्रेजेंस बढ़ा दी जाती है। तो सिक्किम में भी ऐसा ही किया जाता है, लेकिन वहाँ के राजा को आर्मी की प्रेजेंस से दिक्कत होने लगती है और वो इसका खुलकर विरोध करते हैं। 1963 वहाँ के राजा तासी नामग्याल की मृत्यु हो जाती है कैंसर के कारण। उसके बाद उनका बेटा बनता है राजा पालदेन दोनदोप नामग्याल। इधर 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। अब साल आता है 1966, जब प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पे बैठती हैं इंदिरा गांधी। लेकिन समय आया इंदिरा गांधी का, तो उन्होंने माना कि उनके पिता के कुछ फैसले गलत लिए गए थे, जिसमें से एक सिक्किम को भारत में शामिल न करना था। 1947 में साल 1964 तक तो सब सही चला, लेकिन नेहरू जी की मौत के बाद वहाँ का राजा पालदेन नामग्याल बदलाव की बात करने लगा। उनका कहना था कि 1950 की ट्रीटी में बदलाव करके उन्हें भूटान जैसा स्टेटस मिले, यानी एक स्वतंत्र देश जैसा। आज भूटान एक स्वतंत्र देश है। पालदेन नामग्याल दूसरी शादी करते हैं एक अमेरिकन महिला। माना जाता है कि वह एक CIA जासूस थी जो सिक्किम में डिप्लॉय की गई थी। होप को सिक्किम के बारे में मैगजीन में लिखा करती थी, जो हर एक आर्टिकल में सिक्किम को एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह बताया करती थी। बताया जाता है कि सिक्किम की एडमिनिस्ट्रेटिव पर वह पूरी पकड़ बनाना चाहती थी, जो इंडियन गवर्नमेंट को मंजूर नहीं थे। 1967 में सिक्किम के राजा इंदिरा गांधी से दिल्ली मिलने आए 1950 की ट्रीटी को लेकर, लेकिन इंडियन आर्मी के चीफ सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी से साफ साफ कह दिया, मुझे अपनी सेना को लेकर पूरी आज़ादी चाहिए सिक्किम में। यह होते होते साल 1970 आ गया। सिक्किम में बदलाव को लेकर मांग उठाने लगी, लोग मोनार्की के खिलाफ बातें करने लगे, प्रो डेमोक्रेसी पार्टियां का अलायंस बढ़ने लगा। फिर एक दिन इंदिरा गांधी रॉ चीफ RN काओ को बुलाती हैं और उनसे पूछा कि रॉ सिक्किम के मामले में क्या कर सकती है। RN काओ ने गांधी से पूछा कि आप क्या चाहते हैं। फिर गांधी ने सिक्किम को पूर्ण विलय की बात कही। 4 दिन के अंदर RN काओ ने एक प्लान बनाया कि कैसे सिक्किम को भारत का पार्ट बनाया जाए। इसमें काओ के साथ जॉइंट सेक्रेटरी PN बनर्जी और GBS सिद्धू थे, जिन्हें रॉ का पूरा प्लान पता था। जब यह प्लान पूरा इंदिरा गांधी के सामने रखा गया तो उन्होंने इस पर मोहर लगा दी। ये प्लान यह था, जो चोग्याल राजशाही सिक्किम को अलग देश रूप में चाह रही है उसे कमज़ोर किया जाए और जो प्रो इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी हैं उन्हें बढ़ावा दिया जाए। उस समय सिक्किम नेशनल कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे काजी लेंदुप दोरजी। उन्होंने मोनार्की के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ रखा था। फरवरी 1973 में रॉ ने अपना प्लान स्टार्ट कर दिया। रॉ को पता चला एक CIA एजेंट राजा नामग्याल से मिल चुका है। फिर रॉ ने एक दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग बुलाई और प्लान को तेजी से बढ़ाने के लिए कहा गया, क्योंकि CIA और नामग्याल इस मामले को इंटरनेशनलाइज करना चाहता था। ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए जनता का रेवोल्यूशन बढ़ना चाहिए। मजबूरी में आकर चोग्याल को भारत से मदद मांगनी पड़े। 4 अप्रैल 1973 में एक ऐसी घटना होती है जो जनता के विद्रोह को और बढ़ा देती है। उस दिन राजा का जन्म दिवस बड़े जोर शोर से राजमहल में मनाया जा रहा था और सड़कों पर राजशाही के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे थे। इसी दौरान राजा का बेटा तेंजिंग राजभवन की ओर जा रहे थे, तब लोगों ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। इसी बीच उनके गार्डों ने लोगों पर गोली चलाना शुरू कर दी, जिससे 2 लोगों की जान चली गई। इसी घटना को लेकर पूरे सिक्किम में चक्का जाम हो गया और इस घटना के बाद राजा को भारत सरकार से मदद मांगनी पड़ी, जिसके बाद भारत सरकार और सिक्किम के बीच एक समझौता हुआ। इसमें लिखा था कि भारत सिक्किम के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथों में लेगा और सिक्किम पुलिस इंडियन आर्मी के अंडर काम करेगी। और इस समझौते के बाद सिक्किम नेशनल पार्टी ने अपना पूरा विद्रोह वापस ले लिया और इसके बाद 8 मई को एक और समझौता हुआ, जिसके बाद वहां के चोग्याल का नियंत्रण राजभवन और गार्ड
तक ही सीमित रह गया। रॉ के लिए मामला काफी हद तक सुलझ चुका था, पर रॉ के चीफ RN काओ का भी काम खत्म नहीं हुआ था। सिक्किम का भारत में पूर्ण विलय कराना भी बाकी था, यानी राजभवन और वहाँ की गार्डों का कंट्रोल अभी भी सरकार के हाथों में नहीं था। 1974 में इलेक्शन होते हैं जिसमें काजी की सिक्किम नेशनल कांग्रेस को भारी बहुमत से सफलता मिलती है और राजा चोंगेल को पता चल गया था कि उसका कंट्रोल राजभवन से जाने वाला है। वो सिक्किम को इंटरनेशनलाइज करने लगा। अब रॉ ने अपना फाइनल फेज शुरू किया, जिसकी शुरुआत विधानसभा से होनी थी। काजी और उनकी सहयोगी पार्टी ने गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट 1974 को पास किया। अब सिक्किम भारत का एसोसिएट स्टेट बन चुका था, लेकिन पूर्ण राज्य बनाने के लिए रेफरेंडम जरूरी था और उससे पहले राजभवन और उसके गार्डों को अपने नियंत्रण में लेना। पर यह सब इतना आसान नहीं था। इंडियन आर्मी को सिक्किम विधानसभा की मंजूरी की आवश्यकता होगी। प्लान के अकॉर्डिंग गैंगटोक में राजशाही के खिलाफ विद्रोह स्टार्ट हुए, जिससे सेना को बुलाना पड़ा। आर्मी की 2 कंपनी ने राजभवन को चारों तरफ से घेर लिया। सिक्किम गार्ड के कुछ सैनिकों ने थोड़ा सा विद्रोह जताया, लेकिन 20 मिनट के बाद सेना ने राजभवन को अपने कंट्रोल में ले लिया। इसके बाद पूरे सिक्किम में विधानसभा की देखरेख में रेफरेंडम कराया गया, जिसमें 97% लोग भारत में विलय को लेकर सहमत थे। 16 मई 1975 को भारत की संसद ने सिक्किम को 22वां राज्य बना लिया। तो यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में अपना सजेशन दे सकते हैं।